वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने पिछले सेशन में फंजाई के बेसिक्स देखे थे। हमने उसका सेल वॉल कैसा होता है, उसका न्यूट्रिशन कैसा होता है, उसके एग्जाम्पल्स, उसका हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, सेप्टम, ये सब हमने पिछले सेशन में देखा था। इस सेशन में वी आर गोइंग टू कवर व्हाट रिप्रोडक्शन। ओके, सो हम बिना डिले करे शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। देखो, रिप्रोडक्शन तीन तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो पहला होगा वो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब है तो ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन आप देखेंगे कि फंगस के केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अलग अलग डिस्कस किया गया है, इवन इन एनसीईआरटी। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उन्होंने ये बोला है कि इसमें कोई सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगी लाइक स्पोर। अगर स्पोर फॉर्म हो रहे हैं तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। अगर जो स्पोर्स बने हैं उसमें गैमीट फ्यूजन नहीं है तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और अगर स्पोर्स बने हैं जिसमें गैमीट फ्यूजन इन्वॉल्व है तो वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा। गैमीट फ्यूजन या फ्यूजन ऑफ टू सेल्स कुछ इन्वॉल्व है ऐसा, तो वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर स्पोर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो हम तीन तरीके से फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। पहला वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल। वेजिटेटिव में ज्यादा डिटेलिंग नहीं करनी, आप लोग 10th में भी पढ़कर आए हैं। अगर आप रिपीटर बैच से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑलरेडी ये टर्म्स पता है। फ्रेगमेंटेशन, एक फंगस के छोटे छोटे फ्रैगमेंट से कंप्लीट माइसीलियम बन जाएगा, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बडिंग, जो आपने हाइड्रा वगैरह में पढ़ी है वो बडिंग, जिसमें सबसे पहले एक बर्ड अराइज होगी और उस बर्ड से न्यू इंडिविजुअल बनता है ओवर द टाइम। देन फिशन। फिशन कहाँ होता है? फिशन भी जो हमने बैक्टीरिया वाला पढ़ा है या अमीबा वाला पढ़ा है, द सेम फिशन वी आर टॉकिंग अबाउट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड द सेम फिशन इज इन्वॉल्व हियर, राइट? तो फिशन और बडिंग जो आपको देखने को मिलेंगे वो यूनिसेल्युलर फंगस में देखने को मिलेंगे। मतलब फिशन और बडिंग किस में मिल सकता है? ईस्ट में मिल सकता है, सिनकाइट्रियम में मिल सकता है। लेकिन फ्रैगमेंटेशन आपको मल्टी सेल्युलर फंगस में देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन थे नहीं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पर जाते हैं। तो मैंने बताया था एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये वी विल टॉक अबाउट स्पोर्स। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक सिंगल जो थैलस है या एक सिंगल जेंडर है वो ही इन्वॉल्व है स्पोर बनाने में, तो हम इसे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कह दिए। अगर दो इन्वॉल्व होते तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते थे। अब आपको पहला क्वेश्चन तो आता है कि आपको स्पोर्स के नाम दे देते हैं और आपको पहचानना होता है कि कौन सा स्पोर एसेक्सुअल है और कौन सा स्पोर सेक्सुअल है, आपको ये पहचानना होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास है जू स्पोर, हमारे पास होगा अप्लानोस्पोर, फिर हमारे पास होगा कोनिडिया। ठीक है, अब बेटा एक आपको कंफ्यूजन में आपको दूर कर देती हूँ। कुछ बुक्स में स्पोरेंजियोस्पोर एक कैटेगरी होती है और एक कोनिडिया कैटेगरी होती है। तो स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर दो पार्ट कर देते हैं, जूस्पोर और अप्लानोस्पोर। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी को देखूं तो एनसीईआरटी ने अप्लानोस्पोर का नाम ही यूज नहीं करा। एनसीईआरटी ने बोला जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया। तो अप्लानोस्पोर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर, ध्यान से समझना। कुछ बुक्स में जूस्पोर और अप्लानोस्पोर को इकट्ठा करके क्या लिखते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर। बट एनसीईआरटी ने इस तरीके से नहीं बोला। एनसीईआरटी ने जूस्पोर का नाम तो जूस्पोर ही रखा, लेकिन अप्लानोस्पोर का नाम क्या यूज किया? स्पोरेंजियोस्पोर। एम आई क्लियर दैट? एप्लानोस्पोर का नाम स्पोरेंजियोस्पोर यूज किया है, ये समझ लेना ध्यान से, ठीक है। और तीसरा कोनिडिया। उसके बाद दो छोटे छोटे और स्पोर्स हैं, छोटे छोटे मतलब इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं, क्लेमाइडियोस्पोर एंड ओइडिया। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले जूस्पोर आता है। जूस्पोर्स नाम से पता चल रहा है कि ये फ्लैजिलेटेड होंगे। जू मतलब मोटाइल, ठीक है, तो मोटाइल ड्यू टू फ्लैजिला, मोटाइल ड्यू टू फ्लैजिला। अब ये यूनिफ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, बाई फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। पहले हम इसमें पूरी डिटेलिंग बताते थे कि बाई फ्लैजिलेटेड में आगे जाके क्या मिलता है, वो उतना आपको नहीं करना। बस याद रखो कि अगर लिख दिया कि ऑल जूस्पोर्स आर यूनिफ्लैजिलेटेड तो गलत है, ऑल आर बाई फ्लैजिलेटेड तो भी गलत है। यूनिफ्लैजिलेटेड केसेस भी होते हैं, जैसे कि सिनकाइट्रियम में यूनिफ्लैजिलेटेड मिलता है। एट द सेम टाइम बाई फ्लैजिलेटेड सेप्रोलेजिना एंड पाइथियम में क्या मिलेगा? बाई फ्लैजिलेटेड। ये दोनों ही किसके मेंबर्स है? फाइकोमाइसीट्स के मेंबर है। तो सेप्रोलेजिना, पाइथियम, इनमें आपको बाई फ्लैजिलेटेड कंडीशन मिलेगी और यूनिफ्लैजिलेटेड कंडीशन किसमें मिलेगी? सिनकाइट्रियम में। अगेन एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है,
आपको पता होना चाहिए कि जू स्पोर्स मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनके बाहर सेल वॉल नहीं होती, ये एक्वेटिक स्पीशीज के अंदर मिलते हैं ज्यादातर, और ये यूनिफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और बाईफ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। इनका फॉर्मेशन एक स्पोरेंजियम मतलब एक बैग होता है। देखो जिन बच्चों के लिए ये नया टॉपिक है, कभी नहीं पढ़ा, स्पोरेंजियम मतलब स्पोर को कैरी करने वाला बैग। इसका प्लूरल फॉर्म मतलब बहुवचन क्या होगा, स्पोरेंजिया। ठीक है, और जू स्पोरेंजिया का मतलब क्या हुआ, जू स्पोर को कैरी करने वाले बैग्स। ठीक है, स्पोरेंजियम स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजियम जू स्पोरेंजिया, एक वचन बहुवचन है, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो जू स्पोरेंजिया मतलब फॉर्म्ड इनसाइड जू स्पोरेंजिया का मतलब क्या हुआ कि ये बाहर ग्रो नहीं करते, अंदर ग्रो करते, इसलिए होता है एंडोजिनस स्पोर। आपके दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोजिनस स्पोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोजिनस स्पोर। तो ये एंडोजिनस स्पोर, इनमें बाहर जनरली वॉल्स नहीं मिलती। ठीक है, फिर आप ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ये स्पोरेंजियोफोर है, मतलब ये जो स्टॉक है बेटा, ये वाला स्टॉक, ये स्टॉक क्या कहलाता है, स्पोरेंजियोफोर कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक बड़ा सा टिश्यू डेवलप रहता है, स्टेराइल टिश्यू, ये होता है कॉल्यूमेला। आपको इंडस्ट्री में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये आपके कोई किसी एग्जाम में नहीं आया कि कॉल्यूमेला किससे बिलोंग करता है। तो कॉल्यूमेला बिलोंग करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस से। जब हम बात करते हैं स्पोरेंजिया की, तो स्पोरेंजिया किसके ऊपर बैठा रहता है, या स्पोरेंजियम किसके ऊपर बैठा रहता है, स्पोरेंजियम बैठा रहता है कॉल्यूमेला इज अ टिश्यू, एकदम स्वॉलन टिश्यू है। देखो ये वाला एरिया ना बेटा, ये वाला एरिया ध्यान से देखो स्क्रीन पर, ये वाला एरिया क्या है, कॉल्यूमेला। कॉलुमेला के ऊपर क्या है, एक बैग जिसे हम कह रहे हैं स्पोरेंजियम, और अगर हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो स्पोरेंजिया हो जाएगा। इसके अंदर जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, स्पोरेंजियो स्पोर्स होंगे। तो मैंने बताया ना, स्पोरेंजियो स्पोर दोनों हो सकते हैं, जू स्पोर भी हो सकते हैं और अपलैनो स्पोर भी हो सकते हैं। और नीचे जो स्टॉक होता है दैट इज स्पोरेंजियोफोर। तो ये समझिए ये स्पोरेंजियोफोर हुआ, इसके ऊपर ये कॉल्यूमेला हुआ, अब इसके ऊपर जो बैग लगा होगा दैट इज स्पोरेंजियम, उसके अंदर होंगे स्पोरेंजियोस्पोर। अगर ये स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल है तो जूस्पोर हो जाएगा, और अगर ये नॉन मोटाइल है तो अप्लैनोस्पोर हो जाएगा। ठीक है, नॉन मोटाइल है तो अप्लैनोस्पोर हो जाएगा। अप्लैनोस्पोर में वॉल प्रेजेंट होती है बेटा, अप्लैनोस्पोर में वॉल प्रेजेंट होती है, थिन वॉल्ड होंगे, लेकिन इनमें फ्लैजेला नहीं होते, ये नॉन मोटाइल होते हैं, और ये भी स्पोरेंजियम के अंदर मिलते हैं, तो अगेन एंडोजिनस स्पोर। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, जैसे हमने वहां देखा था कि सिनकाइट्रियम में यूनिफ्लैजिलेटेड कंडीशन थी, सेप्रोलेजिना एंड पाइथियम में बाइफ्लैजिलेटेड कंडीशन थी, अप्लैनोस्पोर के अंदर राइजोपस एंड म्यूकर वाली कंडीशन, राइजोपस एंड म्यूकर वाली कंडीशन। ठीक है, देन हमारे पास आता है कोनिडिया। कोनिडिया क्या होंगे, थिन वॉल्ड होंगे बेटा, कोनिडिया क्या होंगे, थिन वॉल्ड, छोट पतली वॉल होगी। मतलब हम जू स्पोर से हमने शुरू करा, तो जू स्पोर में क्या था, जू स्पोर्स वर एंडोजिनस स्पोर्स जो कि स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे थे, देवर मोटाइल, देवर हैविंग फ्लैजेला, कभी यूनिफ्लैजिलेटेड कंडीशन है कभी बाईफ्लैजिलेटेड कंडीशन, लेकिन वॉल नहीं है। स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर अप्लैनोस्पोर में गए तो वो नॉन मोटाइल है और उनमें वॉल है, और वो भी एंडोजिनस होते हैं। कोनिडिया क्या होगा, इसमें भी वॉल होगी, ये भी नॉन मोटाइल होगा। तो अब इसमें और अप्लैनोस्पोर में डिफरेंस क्या हो गया, इसमें और अप्लैनोस्पोर में डिफरेंस ये है कि अप्लैनोस्पोर एंडोजिनस था, ये एक्सोजिनस होगा, एक्सोजिनस। अब ये फोटो आपके क्लास 12th में एनसीईआरटी में दी हुई है, लेकिन लेबलिंग नहीं करी। ठीक है, क्लास 12th एनसीईआरटी में दी हुई है ये फोटो आपकी, लेकिन लेबलिंग नहीं कर रखी, तो लेबलिंग हम कर लेते हैं इसकी। तो इसकी लेबलिंग करनी है हमें, तो इसमें आपको कोहरा अगर होता है, कोहरे में स्टार्स दिखते नहीं है ना, लेकिन हम यहाँ याद करेंगे कोहरे में स्टार्स दिख रहे हैं, कोहरा में स्टार्स। ठीक है, कोहरे में स्टार्स, फॉगी फॉगी एनवायरमेंट, उसमें स्टार्स दिख रहे हैं। कोहरा का CO ले लो, यहाँ से RA ले लो, मे का ME ले लो, स्टार का स्टर ले लो, स्टरी। तो आपको अगर ये सीक्वेंस भी पता है ना, तो आप बता सकते हो अगर एग्जाम में इसकी नेमिंग आ जाती है। तो जो सबसे नीचे जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, याद है हमने स्पोरेंजियोफोर बोला था, उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर। ये हो गया कोनिडियोफोर। इसके ऊपर वाला जो स्टॉक होता है रैमी, उसको क्या बोलेंगे, रैमी। देन उसके ऊपर जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं मेट्यूले, और मेट्यूले के ऊपर क्या होता है, स्टेरिगामेटा।
स्टेरिगेमेटा की जो शेप होती है ना वो बॉटल लाइक होती है, हालांकि इस फोटो में नहीं दिख रही, बट बॉटल लाइक शेप होती है, ऐसी ऐसी बॉटल होती है, बॉटल लाइक शेप। ठीक है, स्टेरिगेमेटा। स्टेरिगेमेटा के ऊपर एक्चुअली बाहर की तरफ क्या बने होंगे, कोनिडियम। बाहर की तरफ क्या बने रहते हैं बेटा, कोनिडियम। स्टेरिगेमेटा का दूसरा नाम है फियालिडीज। तो कोरा में स्टार्स, तो सबसे बेस पर जो होगा वो क्या होगा बेटा, कोनिडियोफोर। बेस पर होगा हमारे पास कोनिडियोफोर। उसके बाद होता है रेमी, देन मेट्यूले, देन स्टेरिगेमेटा। रेमी, मेट्यूले, स्टेरिगेमेटा। इज इट क्लियर? तो कोनिडियोफोर, रेमी, उसके ऊपर अगर ब्रांचिंग है तो मेट्यूले, और सबसे पहली जो जिससे कोनिडिया कांटेक्ट में रहेगा वो स्टेरिगेमेटा। देर आर केसेस जहां पर आपको मेट्यूले देखने को नहीं मिला, इट्स ओके। थर्ड नंबर पे मेट्यूले था ना, तो वो नहीं है, इट्स ओके। हमने थर्ड नंबर की बात की है अपने पास सीधे। इस वाले केस में देखो, ये वाले फोटो में देखो, इस तरफ रैमी के बाद सीधे क्या आ गया, स्टेरिगेमेटा, तो मेट्यूले हट गया। ठीक है, तो थर्ड ब्रांचिंग को हम क्या बोलते हैं, मेट्यूले। मेट्यूले देखो, उसके बाद स्टेरिगेमेटा। ओके, स्टेरिगेमेटा को फियालिडीज भी बोलते हैं, फियालिडीज दूसरा नाम है। ये आपके क्लास 12th का डायग्राम है जो मैं यहीं पर कवर करती हूँ क्लास 12th में, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी तो आप मुझे बता देना कि क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मोटा मोटा देखूं तो जू स्पोर्स जो है स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, अप्लानोस्पोर भी स्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे। जू स्पोर में वॉल नहीं थी, अप्लानोस्पोर में है। जू स्पोर्स मोटाइल थी, अप्लानोस्पोर में नॉन मोटाइल है। कोनिडिया में भी वॉल है और वो भी नॉन मोटाइल है, लेकिन अप्लानोस्पोर एंडोजिनस थे, कोनिडिया एक्सोजिनस है। वो स्टेरिगमेटा या फियालिडीज के ऊपर ग्रो करता है, किसी बैग के अंदर ग्रो नहीं करता। ठीक है, देन आता है क्लेमाइडियोस्पोर एंड ओइडिया। ये आपको डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे कि ये कौन किसके स्पोर की बात हो रही है, क्लेमाइडियोस्पोर एंड ओइडिया। क्लेमाइडियोस्पोर को ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। जिन लोगों ने एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी से पढ़ी हुई है उनको ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन का मतलब पता होगा। मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस को एंड्योर करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन कहते हैं। पेरिनेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस, बाहर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंजेस हैं और वो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, अब उसको सरवाइव करना, उस अनफेवरेबल कंडीशंस में रहना है, तो जो स्ट्रक्चर बना के रहेंगे उसको हम बोलते हैं क्लेमाइडियोस्पोर। जैसे अभी कोविड आया तो सब मास्क लगा के रहने लगे, सैनिटाइजर यूज करने लगे, शील्ड पहनने लगे, तो वो क्या था, उन्होंने एक अलग अवतार ले लिया जस्ट टू सरवाइव कोविड। ऐसे ही फंगस के अंदर भी अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्लेमाइडियोस्पोर कहते हैं। इसे स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन का भी नाम दिया जाता है, और ये बहुत सालों तक वायबल रहती है। मतलब स्पोर ये जो एक बार बन गया तो काफी सालों बाद भी ये नई फंगस बना सकता है। एंड ये कैसे होते हैं बेटा, थिक वॉल। जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस की बात आएगी हमेशा वॉल क्या मिलेगी आपको, थिक मिलेगी, किसी भी ग्रुप में चले जाओ। और इसमें एग्जांपल है राइजोपस। राइजोपस किसका मेंबर है, फाइकोमाइसीट्स। देन ओइडिया, जब बहुत ज्यादा शुगर रिच कंडीशंस होती हैं तो शुगर रिच कंडीशन में थिन वॉल्ड स्पोर जनरेट होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है, थिन वॉल्ड होता है। बट ये स्पेशली कब बनता है, जब शुगर रिच कंडीशन है, तो उसको हम कहते हैं ओइडिया। ये म्यूकर और राइजोपस में ये देखने को आपको मिलेगा। तो हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कवर कर लिया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन है। बडिंग एंड फिशन यूनिसेल्युलर में होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्पोर्स बनेंगे, जैसे कि जू स्पोर जो कि मोटाइल है, जो कि एंडोजिनस है, जो कि बिना वॉल का है। अप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल है, जो कि वॉल कैरी कर रहा है, अगेन एंडोजिनस है। जू स्पोर हमने सिनकाइट्रियम, इसके सैप्रोलेजिना एंड पाइथियम में पढ़े थे। अप्लानोस्पोर जो है वो आपको राइजोपस और म्यूकर में देखने को मिलते हैं। कोनिडिया के अंदर हमने बात की थी कि हाँ ये जो बना रखे है कोनिडिया किस में मिलेगा, अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो पेनिसिलियम। आपको पता है ना पेनिसिलियम जो फंगस है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए फेमस है। तभी तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का नाम क्या पड़ा, पेनिसिलिन, क्योंकि वो किससे मिली थी सबसे पहले, पेनिसिलियम फंगस से। तो जो कोनिडिया है वो एक्सोजीनस होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। और इसके अंदर ये जो ब्रांचेस है, फर्स्ट ब्रांच का नाम कोनिडियोफोर है जो मेन ब्रांच है, उससे जो ब्रांचेस अराइज हो रही है उसका नाम रेमी है। रेमी से जो फर्दर ब्रांचिंग होगी उसका नाम मेट्यूले है। मेट्यूले से जो बॉटल शेप स्ट्रक्चर निकलेगी ब्रांचेस के नाम पर स्टेरिगेमेटा या फियालिडीज बोलते हैं इसे। ठीक है, एंड लास्ट में उसके ऊपर होते हैं कोनिडिया।
क्लेमाइडियोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशंस में थिक वॉल्ड स्पोर बनते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने के काम आते हैं। राइजोपस एंड म्यूकर में ओइडिया शुगर रिच कंडीशंस के अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स बन जाते हैं, थिन वॉल्ड, उसको हम ओइडिया कहते हैं। तो थिक वॉल्ड एक ही है क्लेमाइडियोस्पोर, और बिना वॉल के एक ही है जूस्पोर। अप्लानोस्पोर एंड कोनिडिया एंड ओइडिया, ये तीनों क्या है, थिन वॉल्ड। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन? आई थिंक इट्स सुपर क्लियर, मैंने 2-3 बार रिवाइज भी कर दिया वीडियो में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस, ठीक है। ए सेक्सुअल को अच्छे से कंसेप्चुलाइज कर लीजिए, इसके क्वेश्चंस कर लीजिए। आपका इंडस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन अब नहीं अटकेगा। सारे मॉड्यूल्स जितने भी हमारे इंडस्ट्री में अवेलेबल है, आकाश, एलन, किसी के भी आप ले लीजिए, और भी कोचिंग्स है, चैतन्य, किसी का भी सॉल्व कर लीजिए, नीट प्रेप, तो आप के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और दूसरा, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जितना मैंने कवर किया है कि आप नहीं समझ सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।